नमस्ते छात्र मित्रों। आज सातवीं का मैं दूसरा टास्क ले रहा हूँ हिंदी विषय का। इसके पहले मैंने एक ऑनलाइन लेक्चर लिया था जब मैं स्कूल में था। बहुत ही कम छात्र उसमें सम्मिलित थे। हो सकता है दोपहर के वक्त आपके पास मोबाइल न हो, आपके जो अभिभावक है मतलब पालक है जो मोबाइल लेकर शायद बाहर गए हो, इसलिए उस वक्त आप उस तासिका में सम्मिलित नहीं थे। मैंने वाचन मेला ये पाठ उस वक्त पढ़ाया था। बहुत सारे छात्रों ने उस वाचन मेला का स्वाध्याय सातवीं के ग्रुप पे भेजा था। कुछ छात्रों ने मेरे निजी व्हाट्सएप पे भेजा था। ठीक है, आज हम आपकी हिंदी की किताब में जो दूसरा पाठ है, मतलब एक कविता है फूल और कांटे। फूल और कांटे, ये कविता इसका अध्ययन करेंगे। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए फूल और कांटे। किताब आपके सामने है, अगरचा नहीं है तो ले लीजिए। मैंने फलक पर भी लिखा है फूल और कांटे। और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध, मतलब हरिऔध नाम से वे क्या करते हैं, कविता लिखते हैं। यहाँ देखिए फूल और कांटे कविता का नाम है। कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका मूल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है और हरिऔध इस नाम से वे लिखते हैं। तो कविता का नाम और कवि का नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाद में भी लिख सकते हैं। मैं फलक पर जितने भी शब्द हैं उसका फोटो आपको वीडियो में भेजने वाला हूं। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। हरिऔध जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसी साल 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं, मतलब उन्होंने जितनी भी किताबें लिखे हैं उन किताबों के नाम है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि किताबें उन्होंने लिखी। उनका परिचय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। खड़ी बोली एक प्रकार की बोली है, एक प्रकार की भाषा है। जितने भी खड़ी बोली में लिखने वाले हिंदी के साहित्यकार हैं उनमें से एक मूर्धन्य स्थान मतलब प्रमुख स्थान अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, मतलब हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण कुछ प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, कवयित्री है, उनमें से एक प्रमुख है। अब इस कविता में उन्होंने क्या दिया है देखिए, फूल और कांटे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। किसी विशिष्ट बड़े खानदान में जन्म लिया इसलिए वो नहीं बड़ा बनता, तो अपने कर्मों से बनता है। कर्मों से मतलब काम से। अगर आपने अच्छा काम किया हो तो आपका नाम भी हो जाएगा। अच्छा काम करो तो आपका नाम हो जाएगा, आप मशहूर हो जाएंगे। कविता के पहले यहां विचार मंथन दिया गया है। विचार मंथन में देखिए क्या लिखा है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। शूल का मतलब है कांटे। शूल का मतलब है कांटे।
भूल कर भी कोई भूल नहीं करे, हमें फूल बनना है, किसी के राहों में फूल बनकर बिछना है, कांटे नहीं बनना, किसी को चुभना नहीं है, और किसी भी प्रकार की भूल हमसे न हो जाए। आप स्कूल में जब प्रार्थना सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रार्थना कहते हैं, तो उसमें से एक प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल हमसे न हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। यहाँ भी यही कहा है कि भूल कर भी हमसे कोई भूल नहीं हो पाए। भूल, शूल और धूल, इस पर चर्चा करो, ऐसा कहा है। भूल, फूल, शूल। भूल मतलब गलती, फूल आपको मालूम है, और शूल कांटे नहीं बनना है, किसी के राहों में कांटे नहीं बनना है, किसी का संकट हमें नहीं बनना है, फूल बनकर हमें अच्छा ही काम करना है। तो कविता की ओर बढ़ते हैं। पहली पंक्ति देखिए, मैं पढ़ता हूं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। एक ही जगह जन्म लेते हैं, कौन? फूल और कांटे। एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, और एक ही पौधा उन्हें पालता है। उसका जो मूल होता है वो क्या करता है? फूल, फल, कांटे, इनको पालता है, मतलब इनका पालन पोषण करता है, अन्न तैयार करता है हरित कणों की मदद से, और इन्हें पालन पोषण इनका करता है। एक ही पौधा फूलों को भी संभालता है, कांटों को भी संभालता है, एक ही जगह उनका जन्म होता है। गुलाब का उदाहरण लीजिए, गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उसी के साथ उसे कांटे भी होते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में चमकने वाला जो चांद है, रात में चमकने वाला जो चांद है, तो एक जैसी ही चांदनी डालता है। यहां चांदनी का मतलब क्या है? प्रकाश। चांदनी का मतलब है प्रकाश। रात में चमकने वाला चांद कांटों पर और फूलों पर एक जैसा प्रकाश फैलाता है। कई ऐसे पेड़ है, जैसे कि नींबू का पेड़ है, बेर का पेड़ है, फल तो अच्छे लगते हैं, मीठे फल होते हैं, लेकिन कांटे भी होते हैं एक ही जगह। रात को चांद उस पर अपना एक समान प्रकाश फैलाता है। इन चार पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? अगली पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। मेघ उन पर है बरसता एक सा। मेघ का मतलब है मेघ, मैंने यहां लिखा है, मेघ का मतलब है मेघ या बादल। किताब में भी दिया है, शब्द वाटिका में कुछ शब्द नीचे दिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। मेघ उन पर बरसता एक सा, कांटों पर और फूल पर जो मेघ है, मतलब बादल बरसते हैं, मतलब बारिश गिरती है दोनों पर एक समान। एक सी उन पर हवाएं है बही। जो हवाएं बहती है तो कांटों और फूल पर एक समान ही बहती है, कम ज्यादा नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, एक समान हवाएं बहती है। पर सदाई यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब हमें क्या दिखाई देता है? कोई प्रकृति का कोई घटक उन पर भेदभाव नहीं करता, चाहे मेघ हो, चाहे बादल हो, हवा हो, एक समान उन्हें सेवा देता है, लेकिन उनके स्वभाव में फर्क है। कांटे चुभते हैं, जो भी हाथ लगाता है कांटे चुभते हैं, और फूल क्या करता है? नरम कोमल स्पर्श का अनुभव देता है। जब हम फूल हाथ में लेते हैं तो हमें नरम और कोमल स्पर्श महसूस होता है। ये इन दोनों में फर्क है। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां।
कांटा क्या करता है, अगर चुभ गया तो किसी की उंगली को छेदता है, मतलब कांटा चुभता है, खून निकल आता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर का मतलब है श्रेष्ठ, शब्द वाटिका में देखिए, वर का मतलब है श्रेष्ठ सुंदर, वसन का मतलब है वस्त्र। अगर आप बेर की जालियों में गए तो आपके वस्त्र, आपके शरीर पर जो वस्त्र है वो भी फट सकते हैं, कपड़े फट सकते हैं, इतने काटिए चुभते हैं हमें। प्यार डूबी तितलियों पे पर कतर, प्यार में डूबने वाली तितलियां, तितलियां का मतलब क्या है, तितलियां फूलपाखरू, जिसे हम मराठी में फूलपाखरू कहते हैं। प्यार में डूबने वाली जो तितलियां है उनको कतर मतलब कतरता है। कांटा क्या करता है, अगर कांटे पर कोई तितली बैठती है तो उसके जो पर है, पर मतलब पंख, और कतर मतलब काटना, कांटा क्या करता है, उसके पंख काटता है। भौर का है वेद देता शाम तन, भौर का मतलब भी यहां दिया है भौरा, भौरा, और वेदता है मतलब छेदता है। अगर भौरा, भौरा होता है ना, वो इस तरह से फूलों की इर्द गिर्द घूमता है, इस तरह से उसकी आवाज आती है, तो वो भौरा अगर कांटे पर बैठ जाए तो उसका शाम, शाम मतलब काला, शाम का मतलब है काला, तन का मतलब है शरीर, उसका काला शरीर छेद देता है। वेदता है मतलब क्या, छेदता है, काटता है, उसे जख्म होता है। यह कांटे पर बैठने पर होता है। फूल पर बैठे तो फूल क्या करता है, उसका स्वागत ही करता है। आगे दिया है फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितली जब फूलों पर बैठती है, तितली जब फूल पर बैठती है तो फूल उसे अपनी गोदी में लेता है, फूल उसे अपने गोदी में लेता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अब भौरे अगर फूल पर बैठ गए, वो जो कीड़ा होता है, भौरा होता है, भौरा, आवारा भौरा, वो अगर फूल पर बैठा तो फूल अपना अनूठा रस उसे पिलाता है। अनूठा मतलब अलग, यानी कि निराला रस उसे पिलाता है। निज सुगंध